एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का सवाल है, क्या हमारी दुकान खाली हो सकती है? हमारी एक काफी बड़ी दुकान है जिसमें 4 किराएदार 15-20 साल से बैठे हैं। पिता ने उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा था। अब पिता नहीं रहे, किराएदार किराया भी नहीं बढ़ाते और बोलते हैं कि बिजली का बिल किराए में शामिल है। इस सवाल से साफ जाहिर है कि किराएदार बेईमानी के ऊपर उतर आए हैं और वो दुकान पे कब्जा कर लिया उन्होंने और वो आप दुकान को खाली नहीं करना चाहते। इस सवाल से साफ जाहिर है कि किराएदारों के दिल और दिमाग में बेईमानी ने घर कर लिया है और वो आपके पिताजी की मृत्यु के बाद उस दुकान को खाली नहीं करना चाहते। और क्योंकि उन दुकानदारों के साथ आपका या आपके पिताजी ने किसी भी प्रकार का कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो उस चीज का लाभ लेकर ना तो किराया ही बढ़ा रहे हैं और ना ही वो दुकानों को खाली कर रहे हैं। और क्योंकि मैं वकील हूं तो वकील होने के नाते पहले मैं आपको जो कानूनी प्रक्रिया है जो आप कर सकते हैं जायज रूप से वो बताना चाहूंगा। तो जनाब, आपको सबसे पहले वारिसान प्रमाण पत्र या जिसे लीगल हायर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो बनवाना पड़ेगा, जिससे तय हो सके कि आपके पिताजी के बाद उनकी जायदाद के कौन कौन हिस्सेदार थे। जब वो हिस्सेदार तय हो जाएंगे तो वो हिस्सेदार सभी या किसी एक के नाम पे एनओसी देकर उस दुकान का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब वो उस दुकान के कानूनन मालिक जब बन गए तब वो किराएदारों को एक कानूनी नोटिस वकीलों के द्वारा दिलवा सकते हैं। वो नोटिस उनको दिया जाएगा। नोटिस में कहा जाएगा कि आप साहब ऐसे ऐसे किराएदार थे, आपसे मौखिक करार हुआ था कि आप इस दुकान को खाली कर देंगे। जब भी आपसे कहा जाएगा आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, उसके बाद आप दुकान खाली कर देंगे। तो अब हमें इस दुकान की जरूरत है, आप इस दुकान को खाली कीजिए, और नहीं करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब नोटिस के जवाब में हो सकता है कि वो लोग जो है आपसे पहले अदालत चले जाएं और इस बात का स्टे ले लें कि साहब हमें दुकान से खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया और ये कभी भी हमसे दुकान खाली करा सकते हैं और इनको रोका जाए कि ये बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, हमसे दुकान खाली ना करवाएं। तो काफी हद तक उम्मीद होती कि ऐसे मामलों में किराएदारों को स्टे दे देती है अदालतें। अब यदि उन्होंने स्टे नहीं भी लिया या लिया भी तो भी आपको जाना तो पड़ेगा अदालत ही। अदालत में जाकर आप एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं या जिसे बेदखली का मुकदमा कहा जाता है वो फाइल करेंगे और उनकी बेदखली के लिए अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। वो सब गवाहों और सबूतों से देखा जाएगा, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट तो है नहीं, मगर अल्टीमेटली वो क्योंकि किराएदार है तो उसको वो खाली तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली नहीं करेगा, मगर हाँ, क्योंकि ये सिविल का मुकदमा है तो प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आपको 10 से 15 साल लगेंगे इस केस में जीतने में। इस दौरान आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो किराया है वो किराया अदालत में जमा होता रहेगा। यदि वो किराया नहीं देते तो अदालत उनसे किराया देने के लिए कहेगी। वो प्रक्रिया अपने आप चलती रहेगी, मगर समय क्योंकि इतना लगेगा कि आप उसको शायद एक जीवन काल में खाली ना भी करा पाए। क्योंकि ऐसे मुकदमों में से कई मुकदमे निकलते हैं। कई बार आप एक के ऊपर डालते हैं, वो कहता नहीं साहब मेरे साथ तो ये भी पार्टनर था, ये भी किराएदार था। फिर आप उसके ऊपर डालते हैं, फिर एक जना कभी तारीख पे नहीं आता, कभी दूसरा नहीं आता, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इतनी तारीखें लगती हैं साहब सिविल के मुकदमों में कि इंसान परेशान हो जाता है। अब आप पूछेंगे साहब तो फिर क्या किया जा सकता है? तो साहब ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। मैं वकील होने के नाते ना यूट्यूब पे और कोरा पे मैं लिखता हूँ, वहां पर भी मैं कोई आपको नाजायज या गैरकानूनी सलाह नहीं दे सकता। मगर आजकल सुनने में ऐसा आ रहा है, ट्रेंड है वकीलों का, अब तरीके बदल गए हैं मकान, दुकान, कोठियां खाली करवाने के। पहले के समय से और अब में बहुत फर्क आया है। अब जो समझदार वकील या अक्लमंद वकील होते हैं वो थोड़ा कानून को जो है मैनिपुलेट करना जानते हैं, वो मैनिपुलेट करके करते हैं। तो साहब मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकता, मगर हाँ एक कहानी सुना सकता हूँ। उस कहानी से आपको अंदाजा लगेगा कि किस हद तक उंगली टेढ़ी की जा सकती है किसी से अपनी दुकान, मकान या कोठी खाली करवाने की। तो साहब जैसा आपने बताया ऐसे ही एक कोठी थी और उस कोठी के अंदर एक बदमाश ने कब्जा कर लिया। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ उसके अंदर रहने लगा। उसके पास दबंग पूरा था साहब, पिस्तौल वगैरह सब रखते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी कोठी पे जाकर उससे वो कोठी खाली करवा ले। शुरू में उसने किराया दिया, बाद में किराया देने से भी मना कर दिया और उस कोठी के कुछ फर्जी कागजात उसने बनवा लिए थे, जिन कागजों के आधार पर वो कहता था मैं मालिक हूँ और दूसरा कहता था
मैं मालिक हूँ। और जो असली मालिक था उसके पास उस कोठी का कब्जा नहीं था। और वो एक अच्छी बड़ी उम्र के बेचारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से वो कोठी को बनाया था। रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि मैं वहाँ रहूँगा, मगर जिस बिल्डर से उन्होंने बनवाया था उसी बिल्डर ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब उन्होंने सिविल का मुकदमा डाला है साहब। अब यहाँ उन्होंने बेदखली का डाला, उसने अपने कागजों में फर्जी कागज बना रखे थे, उन कागजों के आधार पर दिखाया नहीं मैं तो मालिक हूँ, किराएदार हुई नहीं। तो अब पहले तो यही तय हो कि वो कागज असली है नकली, ये तय होने में इतना समय लग जाता कि उन बुजुर्ग की नेचुरल डेथ हो जाती, क्योंकि जहाँ उनकी उम्र अभी जो है 70 के आसपास थी। आप सोचिए 20 साल 30 साल मुकदमा चलता तो क्या वो अपने जीवन काल में उस कोठी को खाली करा पाते? तो वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, तो भटकते रहते थे। तो ऐसे भटकते भटकते किसी वकील साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब कुछ किया जाए इसमें। वकील साहब ने कहा कि साहब ये मामला ऐसा है कि इसके अंदर तो कानूनी गुंडागर्दी की जा सकती है, आपके मुकदमों के हिसाब से तो ये खाली नहीं होगा। बुजुर्ग बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने वकील साहब से तर्क किया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं गलत रास्ते का तो उपयोग नहीं करूंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो वकील साहब ने उन्हें एक तर्क दिया। वकील साहब ने कहा कि ये बताइए कि जो महाभारत थी क्या वो पूरी ईमानदारी से जीती गई थी? क्या भगवान श्री कृष्ण कर्ण से यदि उसका कवच और कुंडल ना मांग के लाते तो क्या अर्जुन उसको मार पाता? क्या द्रोणाचार्य को ठीक तरीके से मारा गया था? क्या सब कुछ जायज हुआ था पांडवों की तरफ से? तो बुजुर्ग सोच में पड़ गए और सोचने लगे। तभी वकील साहब ने बोला कि ये बताइए कि रामायण में भी जब बाली वध हुआ तो क्यों उसको 7 पेड़ों के पीछे से छुप के बाण चला के मारा गया? आज तो लोग कहते हैं कि अगर आप मर्द के बच्चे हो तो सामने आके लड़ो, तो क्या भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो क्या मर्द नहीं थे? इतना सुनते ही बुजुर्ग निरुत्तर हो गए और असमंजस से देखते हुए वकील साहब से बोले कि आप कहना क्या चाहते हैं? वकील साहब ने कहा कि जब महाभारत में हो या रामायण में हो जो कोई भी अधर्म हुआ वो सभी अधर्म धर्म के लिए हुआ। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे? वकील साहब ने समझाया कि देखिए, अगर कोई धर्म की लड़ाई है तो महाभारत हो, गीता का ज्ञान हो, वो ये कहता है कि उस धर्म को जिताने के लिए भी अगर आपने अधर्म किया तो वो कोई अधर्म नहीं कहलाएगा। अधर्म तो जब है जब किसी आपने धर्मी के साथ अधर्म कर दिया। अधर्मी के साथ धर्म का पालन करने का क्या औचित्य है? अगर धर्म से लड़ी जाती महाभारत तो उसका परिणाम दूसरा होता, कौरव जीतते, पांडव नहीं जीतते। ये सुन के बुजुर्गवार निरुत्तर हुए। उन्होंने वकील साहब की बात मानी और उन्होंने कहा वकील साहब अब मैं परेशान आ चुका हूँ और मेरी पत्नी और बच्चे सब मुझे ही दोष देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा किया, उसी से अपना कोठी बनवाई और आज देखो वही तुम्हारी कोठी के ऊपर कब्जा करे बैठा है। और मेरे को बहुत तानाकशी होती है घर में भी और मैं परेशान आ चुका हूँ अदालतों के चक्कर काटते काटते, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता। अब जो भी करना कीजिए, जितना भी पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरी कोठी खाली होनी चाहिए। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अधर्मी के साथ धर्म से नहीं जीता जा सकता, और ये मैंने अनुभव कर लिया है इतनी सारी तारीखों पे जा जाकर। वकील साहब ने तैयारी करी। वकील साहब ने एक महिला का प्रबंध किया। उस महिला के हाथ में कुछ 4 अगरबत्ती के डब्बे दिए। वो महिला जिस जगह पे उन साहब की कोठी थी वहां पर लगातार 15 दिन तक अगरबत्तियों की सेल करती रही, बेचती रही उन अगरबत्तियों को। एक दिन उस महिला ने उस कोठी का दरवाजा खटखटाया जिसमें वो गुंडा उन बुजुर्गवार की कोठी के ऊपर कब्जा किए हुए बैठा था, और बस वो वापस आ गई। उसने सीधा थाने गई और थाने जाके बोला कि मैं अगरबत्ती बेचती हूँ साहब, और मैं बेचते बेचते फला कोठी पे गई थी। इस आदमी ने मेरे को अगरबत्ती देखने के बहाने में अंदर बुला लिया और मेरे साथ साथ छेड़छाड़ करी और मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे कहा कि अगर खबरदार किसी को भी ये बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। दरोगा जी ने पूछा कि कैसे माने कि तू ये सच बोल रही है? कहने लगे साहब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और भी मेरी सहेली साथ थी जो अगरबत्ती बेच रही थी। उसने ये सब कुछ देखा, मगर वो एक घर पीछे थी। जब मेरे को खींच लिया तो मेरी आवाज़ सुन के सर वो भी भागी आई और उसने मुझे देखा और उसको देखकर उसने चिल्लाया तो इस आदमी ने डर के मारे मुझे छोड़ दिया। अब उस महिला के पास न सिर्फ इस घटना की चश्मदीद गवाह उसकी सहेली थी, बल्कि उसके पास सारे सबूत भी
मौजूद थे, जैसे उसका सूट वाकई ही फटा हुआ था। घटना हुई या नहीं हुई उससे संबंध नहीं है साहब। दरोगा जी को मजबूरन वो बात माननी पड़ी, क्योंकि छेड़छाड़ के मामलों में अगर दरोगा जी ने रिपोर्ट दर्ज न करी होती तो दरोगा जी को ही 6 महीने की सजा का प्रोविजन सीआरपीसी में मौजूद है। तो दरोगा जी को मजबूरन रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। वकील साहब ने दरोगा जी से भी संपर्क किया और दरोगा जी को कुछ सम्मान देते हुए कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे मामला है। बता दिया दरोगा जी को कि क्या मामला है, ये कोठी पे कब्जे का मामला है, और अब ऐसे ऐसे इस आदमी ने ऐसा भी कर दिया दरोगा जी, अब तो आपके पास मौका है, इसे पकड़ो, जेल भेजो और आपका भी लाभ होगा। दरोगा जी ने उठाई अपनी गाड़ी, 4 कांस्टेबल को बैठाया, कोठी के ऊपर पहुंचे। अब क्योंकि कोठी खाली कराने का मामला सिविल का मामला होता है तो उसमें तो दरोगा जी को कोई अधिकार होता नहीं, मगर क्योंकि ये मामला महिला से छेड़छाड़, बदतमीजी का, जान से मारने की धमकी का था तो 354, 354 बी, 506, 504, 323 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद दरोगा जी उस कोठी के ऊपर पहुंचे और उस बदमाश को बाहर बुलाया और उसका गिरेबान पकड़ के जीप में डाला और ले जाकर उसको जेल भेज दिया। कोठी के अंदर रह गई उसकी पत्नी और उसके बच्चे। अब वकील साहब उन बुजुर्गवार के साथ में उस कोठी पर पहुंचे और उसकी पत्नी से कहा कि देख, तुझे अगर अपने पति को बाहर निकालना है और चाहती है कि ये मुकदमा तेरे पति के ऊपर से वापस हो जाए तो सीधे से यहाँ से सामान भर के जहाँ कहीं भी जाकर रहना है वहाँ चली जा और ये कोठी की चाबी बाबूजी को दे दे, नहीं तो तेरा पति जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। बस फिर क्या था, वो महिला ने आओ देखा न ताओ अपना सामान शाम को ही भरा और भर के कोठी खाली करी। कोठी खाली होने के बाद अब बुजुर्गवार ने तुरंत अपने पूरे परिवार के साथ में उस कोठी में गृह प्रवेश किए बिना ही सारा सामान फटाफट भरा और पंडित जी को बुलाकर नारियल फोड़ा और रहना प्रारंभ कर दिया। उधर वकील साहब ने जाके दरोगा जी से सेटिंग थी तो दरोगा जी ने मुकदमे को दर्ज होने से पहले ही रोक लिया था। उसके ऊपर से मुकदमा वापस हुआ और वो उसको दरोगा जी ने धमकी देकर छोड़ दिया कि देख, घटना तो हुई है, इसकी शिकायत मेरे पास मौजूद है, अगर कोई दोबारा तूने हरकत करी या उस कोठी के ऊपर पहुंचा या कोई और बात हुई तो ये मुकदमा वाकई में दर्ज कर दूंगा और दर्ज करने के बाद तू इस मुकदमे से फिर बचे नहीं पाएगा और तुझे वाकई ही जेल जाना। तो जनाब, इस किस्से से ये आपको पता चलता है ना कि उंगली किस हद तक टेढ़ी की जा सकती। तो जनाब, कई बार कानूनी गुंडागर्दी करनी पड़ती है, वकील लोग करते हैं, और अब ये ट्रेंड में है कि अब गुंडों का सारा हिसाब नहीं लिया जाता मकान, दुकान, कोठियां खाली कराने के लिए। अब तो महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो ही सारा काम करवा देती। तो ध्यान रहे जनाब, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा, मैंने आपको केवल एक किस्सा बताया कि यदि इंसान को वाकई टेढ़ा रास्ता अपनाना तो किस हद तक जा सकता है। तो अधर्मी था साहब, वो कोठी पे कब्जा किया हुआ गुंडा एक बुजुर्ग की कोठी के ऊपर कब्जा करे बैठा था, तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आप में से किसी को गलत और सही लग सकता है, मगर अधर्मी के साथ अधर्म करना भी धर्म ही होता है साहब। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब बस इतना ही कहना चाहूंगा साहब कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो करना है वो कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। धन्यवाद जनाब, नमस्कार।